Hello students, welcome back to the online classes of Ambition Study Center. लास्ट क्लास में हमने जो चैप्टर चालू किया था वो था चैप्टर नंबर 4 इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट. ओके, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, जिसमें हमने कल के क्लास में प्रीवियस क्लास में हमने देखा था बेटा कि इकोसिस्टम क्या होता है, किस तरीके से इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करके रखना ज़रूरी है, क्योंकि इकोसिस्टम का अगर एक भी कंपोनेंट कम ज़्यादा हो जाए या उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा फूड चेन वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है ना. तो ये सारा इम्पोर्टेंस हमने कल के क्लास में देखा था. टुडे वी विल learn about environmental conservation. Today we will learn about environmental conservation. हमने इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट का रिलेशन भी देखा था बेटा. इन्वायरमेंट का डेफिनेशन क्या बोला था हमने? इन्वायरमेंट का डेफिनेशन में हमने बोला था कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसको हमने बोल दिया था एनवायरनमेंट. और ये इन चीज़ों में ये बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स आ जाते हैं. इन्वायरमेंट में दो चीज़ें यही है बेटा, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स. और हमको पता है एनवायरनमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं. ओके, सो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है. अगर एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो इकोसिस्टम वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएंगे, और जब इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो लाइफ हार्मनी से अच्छे तरीके से अर्थ पे कंटिन्यू ही नहीं हो पाएंगी बेटा, है ना. सो हम देखेंगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. कंजर्वेशन मतलब क्या? इन्वायरमेंट को हमको बचा के रखना है, इन्वायरमेंट को हमको कंजर्व करना है, बचा के रखना है. तो सबसे पहले कंजर्व करने की ज़रूरत क्या पड़ रही है हमको वो समझना पड़ेगा, है ना. वाई देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन, वाई देयर इज नीड ऑफ कंजर्वेशन, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स हार्म द एनवायरनमेंट. बहुत सी ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज़ अर्थ पे चल रही है और बहुत से आर्टिफिशियल मतलब मैनमेड ह्यूमन की भी एक्टिविटीज़ ऐसी अर्थ पे होते रहती है बेटा, जिसके वजह से क्या होता है, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है. अब उसकी वजह से क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट होगा बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट. मतलब अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स जो है एनवायरनमेंट के वो डिस्टर्ब हो जाएंगे अगर कोई भी वहाँ पे नेचुरल या आर्टिफिशियल डिजास्टर एक तरीके से हो रहा है तो. और इसका मतलब है क्या, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्बैलेंस इन इकोसिस्टम. और जब इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट होगा बेटा, सो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करेगा एग्जिस्टेंस ऑफ बायोटिक फैक्टर्स. चाहे इकोसिस्टम के बायोटिक फैक्टर में कोई डिस्टर्बेंस आए या फिर अबायोटिक फैक्टर्स में डिस्टर्बेंस आए, किसी में भी अगर डिस्टर्बेंस आया तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ाने वाला है. और इकोसिस्टम में अगर गड़बड़ी आ गई, जैसे गड़बड़ी मतलब क्या, किसी का नंबर बढ़ गया, किसी का नंबर कम हो गया, तो वहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो बायोटिक फैक्टर्स मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के एग्जिस्टेंस को ही अफेक्ट करने वाला है पूरा. चाहे आप अबायोटिक फैक्टर में गड़बड़ करो, आप सॉइल, एयर, वाटर में गड़बड़ करो तो भी इकोसिस्टम गड़बड़ाएगा. बिकॉज हमको पता है अबायोटिक फैक्टर्स के ऊपर ही बायोटिक फैक्टर्स डिपेंडेंट है और ये सब मिलके ही इकोसिस्टम बनाते हैं बेटा. सो इफ अबायोटिक फैक्टर्स आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड देन ऑल्सो द इकोसिस्टम विल बी डिस्टर्ब. और इकोसिस्टम थोड़ा सा भी गड़बड़ाया तो पूरा का पूरा इफेक्ट वहाँ पे रहने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे ही होगा बेटा. और ऐसी मैनमेड एक्टिविटीज़ और ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज़ अर्थ पे चलते ही रहती है जो नुकसान पहुँचाती है इकोसिस्टम को. सो जब ये एक्टिविटीज़ चल रही है तो हमको ज़रूरी हो जाता है कि हमको अर्थ को या एनवायरनमेंट को कंजर्व, बचा के रखना है, ताकि जो हार्म जो है वो बायोटिक फैक्टर्स को ना पहुँचे, बायोलॉजिकल फैक्टर्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हार्म ना पहुँचे. ओके, सो अब नेचुरल फैक्टर्स में क्या आ जाता है, नेचुरल फैक्टर्स में क्या आएगा बेटा, अर्थक्वेक, वॉल्केनो, ड्रॉट्स, सूखा वगैरह पड़ जाता है, एटसेट्रा. ये सारे आ गए हमारे नेचुरल फैक्टर्स, है ना. अगर वॉल्केनो आ गया या अर्थक्वेक आ गया तो क्या होगा, वॉल्केनो अगर आया तो मुझे पता वहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूशन भी क्रिएट होता है, हार्मफुल चीज़ें वहाँ सॉइल में एंटर वगैरह हो जाएंगी, उसके वजह से वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी डिस्टर्ब हो जाएंगे. सेम अर्थक्वेक, ड्रॉट्स या कोई भी डिज़ास्टर अगर होता है, नेचुरल डिज़ास्टर वहाँ पे होता है, ठीक है, तो फ्लड्स वगैरह या कुछ भी आता है तो वहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है बेटा, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचता है. उसके बाद में मैन मेड फैक्टर्स में क्या आएगा,
डिफॉरेस्टेशन, जो हम पेड़ों की कटाई कर रहे हैं। उसके बाद में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगा तो उनकी ज़रूरतें बढ़ेंगी और ये ज़रूरतें पूरी करने के लिए हमको कहीं ना कहीं नेचर को, एनवायरनमेंट को हार्म पहुंचाना पड़ेगा, नुकसान पहुंचाना पड़ेगा, है ना। उसके साथ में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमन बीइंग नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है। आजकल हर एक के घर में 4-4 गाड़ियाँ प्रेजेंट होती है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, और वो 4 गाड़ियों को 4 4 टाइम्स फ्यूल वहाँ पे लगेगा, और फ्यूल लग रहा है मतलब फ्यूल कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिल रहा है। यानी हम नेचुरल रिसोर्सेज को ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो वो भी मैन मेड फैक्टर आ गया जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुँचा रहा है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स को नुकसान पहुँचा रहा है। उसके बाद में इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज बढ़ती है, पॉल्यूशन क्रिएट वो करेगी। एग्रीकल्चर, ना एग्रीकल्चर सोचने वाली बात है, हाउ डज एग्रीकल्चर अफेक्ट्स इट। एग्रीकल्चर, बेटा एग्रीकल्चर में हम क्या कर रहे हैं, जो एरिया फॉरेस्ट कवर में होना चाहिए था वो हम एग्रीकल्चर में अंडर एग्रीकल्चर में वो एरिया को लेकर आते हैं, और उसके वजह से बेटा वहाँ का जो इकोसिस्टम है, वहाँ का जो फूड चेन वगैरह है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनकी नीड्स पूरी करने के लिए एग्रीकल्चर ज़्यादा करना पड़ेगा, मतलब वी आर यूजिंग लैंड, और जो लैंड पे एक्चुअली में बाकी के ऑर्गेनिजम्स का या लिविंग ऑर्गेनिजम्स का हक था, वो भी हम अभी ह्यूमन अपने यूज़ के लिए वहाँ पे वो सारी चीज़ें एक्टिविटीज़ कर रहा है एग्रीकल्चर वगैरह, तो वो भी एक तरीके से नुकसान ही पहुँचाएंगी। माइनिंग, जो खुदाई वगैरह का काम होता है, वो सारी चीज़ें भी क्या करती है बेटा, दे अफेक्ट द एनवायरनमेंट ड्रास्टिकली, बहुत बुरी तरीके से एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है ये सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, वेट अ मिनट, मैं क्वेश्चंस निकालती हूँ बेटा। हाँ, पेज नंबर 38 पे आपको क्वेश्चन दिया है, विच फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट हाउ। सो अभी हमने बताया फैक्टर्स, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को, नेचुरल फैक्टर्स एंड मैनमेड फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स एंड मैनमेड फैक्टर्स अफेक्ट द एनवायरनमेंट, हाउ दे अफेक्ट द एनवायरनमेंट। देखो पहले तो बताओ नेचुरल फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें, मैनमेड फैक्टर्स में ये सारी चीज़ें, और कैसे अफेक्ट कर रहा है। देखो नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स, ये जो भी नेचुरल और आर्टिफिशियल फैक्टर्स है वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, वो हार्म कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं एनवायरनमेंट को। कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, इम्बैलेंस वहाँ पे क्रिएट होगा बिटवीन फैक्टर्स ऑफ एनवायरनमेंट, इम्बैलेंस क्रिएट करेंगे वो। अगर अर्थक्वेक आ गया कोई एरिया में या वॉल्केनो आ गया तो वहाँ का इकोसिस्टम में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाएगा ना बेटा, वहाँ के हो सकता है कुछ ऑर्गेनिजम्स की डेथ हो जाए। अगर समझ लो वहाँ पे वॉल्केनो आया जिसके मदद से वहाँ पे क्या हुआ, सेकेंडरी कंज्यूमर की डेथ हो गई, तो सेकेंडरी कंज्यूमर की डेथ हो गई तो वहाँ पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पूरा का पूरा फूड चेन अफेक्ट होगा बेटा, है ना। सो एक तरीके से क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम इफेक्ट हो रहा है मतलब एनवायरनमेंट इफेक्ट हो रहा है, बिकॉज इकोसिस्टम में भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स है और एनवायरनमेंट में भी बायोटिक अबायोटिक फैक्टर्स। हमने देखा कि एनवायरनमेंट में ही इकोसिस्टम होते हैं। उसके बाद में और अल्टीमेटली ये क्या करेगा, अल्टीमेटली ये अफेक्ट करने वाले हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ही अफेक्ट करने वाले हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ह्यूमन बींग्स को ही अफेक्ट करने वाले हैं। तो चाहे आप बायोटिक फैक्टर हटाओ या अबायोटिक फैक्टर को नुकसान पहुंचाओ, वहाँ पे एनवायरनमेंट को, इकोसिस्टम को नुकसान पहुंचने ही वाला है बेटा। ओके, समझ में आया। एक एग्जांपल भी वहाँ पे दिया है कि इफ समझ लो सनलाइट वो प्लांट को अच्छे से नहीं मिल रही है, यानी वहाँ पे इफेक्ट कौन सा हुआ, इफेक्ट हुआ वहाँ पे अबायोटिक फैक्टर पे, सनलाइट पे। अगर सनलाइट प्लांट को अच्छे से नहीं मिल रही है तो क्या होगा, वहाँ पे प्लांट्स फूड नहीं बना पाएंगे, प्रॉपर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। और जब प्लांट्स की डेथ होगी तो प्राइमरी कंज्यूमर के लिए खाना नहीं रहेगा, तो अल्टीमेटली वो भी एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर उसके वजह से सेकेंडरी कंज्यूमर यानी पूरा का पूरा एनवायरनमेंट वहाँ डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। ओके, सो ये हो गया। इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिख लेना है बेटा। इसके बाद में एक और क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल हैपन इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स इन द एनवायरनमेंट गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। अगर कंज्यूमर का नंबर बढ़ते जा रहा है एनवायरनमेंट में तो क्या होगा, कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ रहा है तो कंज्यूमर्स का तो नंबर बढ़ रहा है, लेकिन कंज्यूमर का जो फूड है वो बढ़ रहा है क्या, नहीं। कंज्यूमर का फूड बढ़ रहा है क्या, नहीं।
सो कंज्यूमर्स का नंबर अगर बढ़ते चला गया तो एक समय तक तो वो फूड रहेगा उनके लिए, सफिशिएंट फूड रहेगा, और जब वो फूड खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो उनका जो फूड है वो खत्म हो जाएगा, कंज्यूमर्स का फूड खत्म हो जाएगा, और जब कंज्यूमर्स का फूड खत्म हो गया तो कंज्यूमर्स की भी डेथ चालू हो जाएगी, क्योंकि उनके लिए अवेलेबल फूड नहीं रहेगा। यानी इफ द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, तो क्या होगा वहाँ पे, बेसिकली इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम विल बी क्रिएटेड। समझ में आ रहा है? इफ कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ रहा है, कंज्यूमर्स का नंबर बढ़ रहा है, तो क्या होगा, उनका जो फूड है, प्रे जो हम बोलते हैं, प्रे जिसपे वो फीड करने वाले हैं, वो कम होते जाएगा, क्योंकि ये उनको खा लेंगे, और जब ये कम होगा, ये एक टाइम आएगा कि ये खत्म हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर्स के लिए फूड नहीं रहेगा, तो कंज्यूमर्स की भी डेथ हो जाएगी, और पूरी तरीके से क्या हो रहा है वहाँ पे, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने कल ही बताया था कि इफ एक भी कंपोनेंट का नंबर कम ज़्यादा हुआ तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगा बेटा। ओके, सो ये क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख लेने हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे वही चीज़ें बताइए, वहाँ पे आपको वो एक्टिविटी दी है तो ये फैक्टर्स आपको वहाँ पे फिल कर लेना है। फिर हमने बोला है कि बहुत सारी, इसके वजह से बहुत सारी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तैयार होंगी। जब बैलेंस बिगड़ेगा अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स में, तो वहाँ पे बहुत सारे एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स तैयार होंगी, और उसमें से एक मेजर प्रॉब्लम है बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग ऐसी, और पॉल्यूशन, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है वहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता क्या है, अभी देखो, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मतलब एनी अननेसेसरी एंड अनएक्सेप्टेबल चेंजेस इन एनवायरमेंट, it may be due to natural events or due to human activities is called environmental pollution। क्या हो रहा है, चेंजेस, कैसे चेंजेस, अननेसेसरी जिसकी ज़रूरत नहीं है, अनएक्सेप्टेबल जिसको हम एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते हैं, ऐसे चेंजेस जो मान्य ही नहीं है, जिनकी ज़रूरत ही नहीं है, और वो कौन से कारण की वजह से हो सकते हैं, नेचुरल इवेंट्स, मतलब इन सारी चीज़ों की वजह से, अर्थक्वेक, वोल्केनो, ड्रॉट्स के वजह से भी वो हो सकता है, या फिर मैन मेड ह्यूमन एक्टिविटीज़, यानी इन सारी एक्टिविटीज़ के वजह से भी वो चेंजेस हो सकते हैं। और ऐसे चेंजेस जब होंगे जो किसी काम के नहीं है, नुकसानदायक है, तभी हम उसको कहते हैं बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, उसी को बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। आपके टेक्स्ट बुक में 39 पेज नंबर पे एक और डेफिनेशन दी है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन की, तो आपको ये दोनों डेफिनेशंस लिख लेनी है, एक ये, दूसरा क्या बोला है मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट चेंजेस इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, वाटर एंड सॉइल which will be harmful to human and other living beings is called environmental pollution। मतलब वही बोला उन्होंने, एनवायरनमेंट के जगह पे डाल दिया फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। यही तो होता है ना एनवायरनमेंट में, हमने डेफिनेशन में देखा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स किसके, लैंड का, सॉइल का, वाटर का, एयर के, अगर किसी भी फैक्टर में गड़बड़ी आ रही है जो ह्यूमन बींग्स को या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नुकसान अगर पहुंचाता है, तो उसको हम कह देंगे बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और उसके कारण क्या है, ये कारण हो सकता है एक तो नेचुरल एक्टिविटीज़, या दूसरे ये कारण हो सकता है जो अभी हमने डिस्कस किए, माइनिंग, डिफॉरेस्टेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सब की वजह से पॉल्यूशन होता है। और हम पॉल्यूशन हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता मुझे बहुत ज़्यादा इलेबोरेट करने की इस चीज़ को ज़रूरत है। ओके, फिर बोला है कि विच आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, कौन से टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है बेटा, विच आर द टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, टेल मी, कमेंट करके बताओ आप लोग कौन से टाइप ऑफ पॉल्यूशन है। एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, फिर आता है बेटा थर्मल पॉल्यूशन, लाइट पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हर एक चीज़, कोई भी फैक्टर अगर दूषित हो रहा है, किसी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ, तो हम उसको कह देंगे बेटा कि वो पॉल्यूट हो गया, कंटामिनेशन उसका हो रहा है, कंटामिनेशन यानी वो खराब हो रहा है, दूषित हो रहा है, तो उसको कह देंगे पॉल्यूशन। What do we mean by natural and artificial pollution? नेचुरल पोल्यूशन मतलब जो नेचुरल एक्टिविटीज़ की वजह से हुआ, जब अर्थक्वेक, वोल्केनो जैसी एक्टिविटी वहाँ पे होंगी, ड्राफ्ट,
या फ्लड वगैरह होगा तो वहाँ पे पॉल्यूशन क्रिएट होगा, तो उसके वजह से जो पॉल्यूशन हुआ उसको बोलेंगे नेचुरल पॉल्यूशन। और मैन मेड एक्टिविटीज़ यानी ये सारी एक्टिविटीज़ की वजह से अगर जो पॉल्यूशन होता है तो उसको हम कहेंगे बेटा आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। तो डेफिनेशन आप लिख सकते हो, द पॉल्यूशन कॉज्ड बाय मैन मेड एक्टिविटीज लाइक डिफॉरेस्टेशन, और ये सारी आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल पॉल्यूशन। और नेचुरल मतलब जो नेचुरल एक्टिविटीज़ के वजह से हो रहा है उनको बोलते हैं बेटा नेचुरल पॉल्यूशन। नाउ पॉल्यूशन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, हर चीज़ पे हम लगा सकते हैं, वाटर, साउंड, सॉइल, हर चीज़ का पॉल्यूशन हो रहा है। अब हर चीज़ का जब पॉल्यूशन होगा तो ये किसी न किसी तरीके से अगेन अफेक्ट करेगा बेटा बायोटिक फैक्टर्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। पॉल्यूशन किसी भी तरीके का हो, कहीं ना कहीं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही अफेक्ट करेगा, और जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर रहा है तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी बेटा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को रोकने की, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन से एनवायरमेंट के बचाव करने की, मतलब ये क्या, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करने की हमको ज़रूरत पड़ेगी बेटा। ओके, तो इतना सबको समझ में आ गया है क्या होता है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और क्यों करना ज़रूरी है, ठीक है, और पॉल्यूशंस वगैरह। इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखते हैं। एक एक्टिविटी दी है बेटा हमको पेज नंबर 39 पे, वो चार्ट हमको फिल करना है। वहाँ पे हमको पता है एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सॉइल पॉल्यूशन ये बहुत कॉमन टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, है ना, 8th 9th में वगैरह। तो उसके बेसिस पे हमको ये चार्ट फिल करना है। सो वो डिस्कस करते हैं हम अभी। देखो एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन किस वजह से होता है, गैसेस के वजह से। कैसी हार्मफुल गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, फिर उसके बाद में डस्ट, ऐश, ये सारी चीज़ों की वजह से भी एयर पॉल्यूशन होता है। अब ये सारी चीज़ें का सोर्स क्या है, कहाँ से जनरेट हो रही है, वो रिलीज होती है बेटा इंडस्ट्रीज से। कचरा जलाने की वजह से, अगर हम गार्बेज जलाते हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है, हम फ्यूल बर्न कर रहे हैं तो एयर पॉल्यूशन होता है। तो इसके इफेक्ट क्या होंगे, ये सारी चीज़ें हमारे गैसेस है तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स तक जाएंगी, रेस्पिरेटरी सिस्टम तक जाएगी और जाके वहाँ पे डिजीज कॉज करेगी बेटा। रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक ब्लैक लंग डिजीज, एस्बेस्टोसिस, ब्रोंकाइटिस, लंग कैंसर, ये सारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियां बेटा। ब्लैक लंग डिजीज मतलब लंग का कलर ब्लैक हो जाता है क्योंकि वहाँ पे डस्ट, ऐश और ऐसे हार्मफुल चीज़ों का डिपोजिशन होते जाता है, और ऐसे कैंसर वगैरह भी वहाँ पे बीमारियां हो सकती है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसको कंट्रोल करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम गाड़ी के इंजन, जो ऑटोमोबाइल्स होती है, गाड़ियाँ होती है, उनके इंजन इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वो कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट करे, है ना। फिर हम गार्बेज वगैरह है उसको जलाना बंद करना चाहिए। कंटामिनेशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज जो हो रहा है, इंडस्ट्री जो गैसेस, हार्मफुल गैसेस रिलीज करती है थ्रू चिमनीज एंड ऑल, वो सबको कंट्रोल करना चाहिए, तभी एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बाद में आते हैं वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है, ऑयल वगैरह जो है, या हैवी मेटल्स। ऑयल वगैरह क्या होता है, बहुत बार अभी बहुत रिसेंट न्यूज़ आई है कि जो एक रिवर है उसमें कितने टन्स ऑफ डीजल लीक हो गया है, ठीक है, टन्स ऑफ डीजल वहाँ पे ओशन में लीक हो गया है। तो ऐसे लीकेज के वजह से, ऑयल्स के या डीजल या फ्यूल के लीकेज के वजह से बेटा क्या होगा, वाटर का पॉल्यूशन होगा। उसके अलावा क्या होता है, पैथोजेंस यानी डिजीज के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, वो हैवी मेटल जैसे मर्क्यूरी, आर्सेनिक, ये सारे बेटा अगर हमारे बॉडी में एंटर कर जाए तो बहुत बीमारी कॉज कर सकते हैं, इसीलिए उसको बोला जाता है कंटामिनेंट्स या पोल्यूटेंट्स, जो पॉल्यूशन कर रहा है वाटर का। सोर्स क्या है इसका, फिर सोर्स क्या है, इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकल रहा है, उसके बाद में जो डोमेस्टिक वेस्ट मतलब हमारे घर से जो वेस्ट निकलता है, सूवेज, उसके बाद में केमिकल डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज, जो एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं वो भी पानी के साथ बह के आ जाता है बेटा और वाटर को पोल्यूट करते हैं। तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे बहुत बड़ा नुकसान है एक्वाटिक इकोसिस्टम को। ऐसा इकोसिस्टम जो वाटर में होता है उसको बहुत बड़ा नुकसान है। और हमको पता है कि फिश जो है एक्वाटिक इकोसिस्टम का हिस्सा है, लेकिन ह्यूमन बींग्स फिश वगैरह को कंज्यूम करते हैं, तो इस तरीके से ये हार्मफुल चीज़ें ह्यूमन के बॉडी तक पहुंच सकती है और ह्यूमन को भी डिजीज कॉज कर सकती है बेटा। तो प्रिवेंशन क्या है उसका,
प्रिवेंट रिवर वाटर पॉल्यूशन, सीवेज ट्रीटमेंट, जो भी घर से सीवेज वगैरह निकलता है उसको ट्रीट करना है। ट्रीट करना है मतलब हार्मफुल से हार्मलेस बनाना है और तभी रिवर में रिलीज करना है बेटा। ये सारी एक्टिविटीज़ के मदद से हम वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद में सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन किसकी वजह से होता है? पेस्टिसाइड्स की वजह से होता है, केमिकल की वजह से, ऑयल की वजह से, टार्स की वजह से, ओके। एंड रेडियो एक्टिव मटेरियल्स क्या होता है वो आगे हम देखते हैं, उन सब के वजह से। ये कोई भी हार्मफुल चीज़ अगर सॉइल में आ जाए तो सॉइल का पॉल्यूशन हो गया। आएगी कहाँ से? अगेन सेम इंडस्ट्रीज से। एग्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स मतलब जो एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, वो भी कुछ अच्छे नहीं है बेटा हेल्थ के लिए, है ना। हमको पता है दे आर हार्मफुल क्योंकि वो केमिकल्स होते हैं, ओके। सो ये सारी चीज़ें सॉइल को पॉल्यूट करती है। बायोमेडिकल वेस्ट मतलब, बायोमेडिकल मतलब जो हॉस्पिटल्स या मेडिसिन या सलाइन, सिरिंजेस, ये सारा जो वेस्ट है, सर्जिकल वेस्ट, ये सारा वेस्ट जो है वो भी कहीं ना कहीं सॉइल को पॉल्यूट करता है अगर सॉइल में ऐसे ही फेंक दिया जाए तो। इफेक्ट क्या होगा उसका? अगेन वो सॉइल में जो प्लांट ग्रो हो रहा है उस पर वो अफेक्ट करेगा। प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा वहाँ पे, है ना। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी वहाँ पे प्लांट को हो जाएगी और ऐसा प्लांट अगर दूसरे एनिमल्स खा रहे हैं तो उनको भी नुकसान झेलना पड़ेगा बेटा। सो हम क्या कर सकते हैं? कंट्रोल मेजर हम रिड्यूस कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों का यूज़ हम कम कर सकते हैं बेटा, है ना। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था बेटा, थोड़ा वो चीज़ हम क्या डिस्कस कर रहे थे, सॉइल पॉल्यूशन। वो नहीं दिखा होगा तो फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। सॉइल पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा था? कोई भी ऑयल्स या डाइज या फर्टिलाइजर्स वगैरह जो है वो सॉइल में अगर ऐड हो जाते हैं, या बायोमेडिकल वेस्ट, ऐसा वेस्ट जो कहाँ से जनरेट हो रहा है, ऐसा वेस्ट जो मेडिसिन या सर्जरिकल वेस्ट जो होता है, जो हॉस्पिटल से डेवलप हो रहा है, हॉस्पिटल से जनरेट हो रहा है, वो भी सॉइल का पॉल्यूशन करता है बेटा। सो ऐसे सारे वेस्ट जो है उनके वजह से प्लांट को, सॉइल का पॉल्यूशन अगर हो गया तो प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन वहाँ नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए हम क्या कंट्रोल मेजर ले सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं बेटा? हम रिड्यूस द यूज ऑफ सच थिंग्स। ऐसी चीज़ें जिनकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है उनका यूज़ हम कम कर सकते हैं। उसके बाद में रिसाइकल हम कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या नेचुरल फर्टिलाइजर्स वगैरह का हम यूज़ करें रादर देन केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह होते हैं, है ना, बायोमेडिकल वेस्ट वगैरह जो होते हैं उनको अगर हम सॉइल में डंप कर रहे हैं तो उसके पहले उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए और उसको हार्मलेस बनाया जाना चाहिए बेटा। ये सारी एक्टिविटीज़ वहाँ पे करनी चाहिए। और प्लास्टिक वगैरह के अलावा हमको बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ऐसा वेस्ट या ऐसी सब्सटेंसेस जो बायोडिग्रेडेबल है, जो डिग्रेड हो जाती है, वो ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? एयर, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं बेटा, ओके। सो यहाँ पे हमने ये सारी चीज़ें देखी। अब उसके बाद में एक छोटा सा टॉपिक है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन मतलब पॉल्यूशन बाय दो सब्सटेंसेस विच इमिट्स रेडिएशन। ऐसी सब्सटेंसेस का पॉल्यूशन जो क्या रिलीज कर रही है? जो रिलीज करती है बेटा रेडिएशंस। अब जैसे यूवी और आईआर टाइप ऑफ रेडिएशंस होती है, ये नेचुरल रेडिएशंस है, ठीक है। ये नेचुरल रेडिएशंस है, मतलब सन के थ्रू वगैरह हम बोलते हैं ना, सन की जो यूवी रेज होती है वो हार्मफुल होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो वही होता है बेटा रेडिएशंस। और रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस जो रेडिएशंस रिलीज करती है उनके वजह से भी पॉल्यूशन होता है। और उसके अलावा अगर हम एक्सरेज वगैरह की बात करें तो एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जो होते हैं ना, एटॉमिक एनर्जी प्लांट्स जहाँ पे रिसर्च वगैरह चलता रहता है, वो एक्सरेज वगैरह ऐसी रेडिएशन इमिट करते हैं। तो वो कैसी होगी बेटा? वो हो गई हमारी आर्टिफिशियल रेडिएशंस, वो आ गई हमारी आर्टिफिशियल रेडिएशंस में। फिर हम इनको पॉल्यूशन में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये बहुत हार्मफुल होती है बेटा। ये रेडिएशंस की वजह से कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर्स कैन बी कॉज्ड ड्यू टू दिस रेडिएशंस, चाहे वो नेचुरल हो या मैनमेड हो, बट उनके वजह से क्या हो सकता है? कैंसर हो सकता है। उसके अलावा टिश्यू, जो बॉडी के टिश्यूज़ है, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं रेडिएशंस के वजह से। और जेनेटिक चेंजेस वहाँ पे हो सकते हैं,
एंड विजन इज एडवर्सली अफेक्टेड, मतलब हमारे वो आंखों के ऊपर में भी अफेक्ट डालता है और वहाँ पे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है रेडिएशन की वजह से, कैंसर हो सकता है, टिश्यूज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, और उसके अलावा जेनेटिक चेंजेस यानी हमने म्यूटेशन जो बोला, ये रेडिएशन की वजह से जेनेटिक चेंजेस यानी म्यूटेशन भी वहाँ पे हो सकता है, यानी बहुत हार्मफुल वेस्ट होते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो है उसको भी कंट्रोल करना ज़रूरी है बेटा। ओके, सो इसके बाद हम देखते हैं नीड फॉर कंजर्वेशन, कंजर्वेशन करने की, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है। ओके, सो हमने इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के बारे में पूरा स्टडी कर लिया बेटा कि इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कैसे होता है, कौन से तरीके के पॉल्यूशन है और हम उनको किस तरीके से रोक सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली है। अब इतना पॉल्यूशन जब होता आ रहा है, सो देयर इज नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने की, एनवायरनमेंट के बचाव करने की बहुत बड़ी वहाँ पे नीड, बहुत बड़ी ज़रूरत आज आके खड़ी हो गई है बेटा, है ना। और हमको पता है कि जो जनरल पब्लिक है, जो आम लोग है, आम जनता है, वो इस प्रॉब्लम से अवेयर ही नहीं है, वो इस प्रॉब्लम से अवगत ही नहीं है, उनको पता ही नहीं कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या एनवायरनमेंट में इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, जाने अनजाने से वो भी ये नुकसान कर रहे हैं बेटा, है ना। सो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में उनको पता ही नहीं है कुछ, दे आर नॉट अवेयर अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। अब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन कब अच्छी तरीके से हो पाएगा बेटा, जब बढ़ चढ़ के लोग उसमें हिस्सा लेंगे, जब लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जब एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में अवेयरनेस बढ़ेंगी एजुकेशन के थ्रू, है ना। उस वजह से ही लोगों को इसके बारे में पता चलेगा कि हाँ ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इससे अर्थ को बहुत नुकसान हो रहा है, तो हमको कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जिसकी वजह से एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो बेटा वहाँ पे, है ना। इफेक्टिव प्रोटेक्शन, इफेक्टिव पब्लिक मूवमेंट, यानी पब्लिक मूवमेंट मतलब पूरे जनता का यहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए, यानी एक जैसे अभी हमारे इंडिया में स्वच्छ भारत अभियान है ना, क्लीन इंडिया मूवमेंट, ये सारी ड्राइव्स चलते रहती है। तो ये सारी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल मिनिस्ट्रीज वगैरह जो है वो क्या करते हैं, पीपल को अवेयर कराते हैं बेटा, उनको अवगत कराते हैं, उनको जागृत कराते हैं कि ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। और जब लोग जागृत होंगे तभी वो ये सारे काम हो सकता है बेटा। एक अकेले के भरोसे भी बहुत कुछ हो सकता है, आगे हम देखने वाले हैं, लेकिन जब तक सब लोग इस प्रॉब्लम से अवेयर नहीं होंगे तब तक ये प्रॉब्लम पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती है ना। सो इफ़ अगर ये एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाए, है ना, इंसान को बचपन से ही सिखाया जाए, उनके मन में नेचर के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति एक केयर का भाव अगर डाला जाए, उनको बताया जाए कि नेचर को भी केयर करने की ज़रूरत है ना। सो क्या होगा, जो फ्यूचर जनरेशन्स आएंगी तो ऑटोमेटिकली उनमें एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की फीलिंग्स, एनवायरनमेंट के प्रति केयरफुलनेस और उसको एक्सप्लॉइट ना करे, गलत तरीके से एनवायरनमेंट का यूज़ ना करे, उसको स्पॉइल ना करे, ये सारी भावनाएं उनके मन में ऑलरेडी रहेंगी फ्यूचर जनरेशन्स में। कब, इफ़ अगर बचपन से ही उनको ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, चाइल्डहुड से ही उनको अफेक्शन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, नॉलेज अबाउट इट, एक पॉजिटिव माइंडसेट उनके मन में है, इन्वायरमेंट के प्रति अफेक्शन, प्यार एनवायरनमेंट से, अपने आजू बाजू के सराउंडिंग से, जब हम वहाँ पे अपनी पूरी लाइफ गुजारने वाले हैं बेटा, तो क्या हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम उस एनवायरनमेंट को भी अच्छे से रखें। अगर ये सारी फीलिंग्स, ये सारी इंफॉर्मेशन, एजुकेशन वो बच्चे को अगर चाइल्डहुड से ही दी जाए तो आगे जाके फ्यूचर जनरेशन्स में ऑटोमेटिकली अवेयरनेस आ जाएगा बेटा एनवायरनमेंट के थ्रू, है ना। सो अवेयरनेस बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। आज दुनिया में देखो जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ भी है अगर, तो वो एनवायरनमेंट के प्रति बहुत ज़्यादा जागृत हो गई है और एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए अपने अपने लेवल पे हर एक कंट्रीज़ कुछ ना कुछ एफर्ट्स वहाँ पे ले रही है बेटा। सब कंट्रीज़ अपने प्लान्स तैयार करती है और फिर वो प्लान्स पब्लिकली डिस्क्लोज किए जाते हैं, है ना, कि हम आने वाले साल तक ये सारे काम करने वाले हैं, जिससे एनवायरनमेंट को ये सारा क्या होगा, वहाँ से फ़ायदा होगा बेटा, है ना, फ़ायदा वहाँ पे एनवायरनमेंट को सारा होने वाला है। तो इस तरीके से वो फ्यूचर प्लान्स वहाँ पे बनाते हैं और वो फ्यूचर प्लान्स बनाते हैं और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ लॉज भी तैयार किए जाते हैं बेटा। देखो 1972 में ना यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम एक तैयार हुआ,
जहाँ पे सारी कंट्रीज़ ने वगैरह अपनी एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स बताई। उसके बाद में अवेयरनेस जब क्रिएट हुआ तो इंडिया में भी जो है ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, ये भी एस्टैब्लिश हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड प्रॉब्लम्स ये भी एस्टैब्लिश हुई बेटा इंडिया में। और इसके वजह से क्या हुआ, इंडिया में भी जो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का जो क्या बोलेंगे हम एक प्रोग्राम था वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ा और उसके लिए लॉज बनाए गए और ये इंश्योर किया गया कि हर एक लोग जो भी ये लॉ का पालन नहीं करता, ये लॉ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको सज़ा वगैरह मिले। सो इस तरीके से ना एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट के बचाव के लिए जो टास्क है वो 1985 से इंडिया में चालू हुए। अब यहाँ पे एक फ्लो चार्ट है, नीड ऑफ एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। एनवायरमेंटल कंजर्वेशन की ज़रूरत क्या है? सबसे पहले तो टू प्रिवेंट नेचुरल रिसोर्सेज फ्रॉम गेटिंग डिप्लीटेड, यानी नेचुरल रिसोर्सेज जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल है अगर हमको उनको ख़त्म होने से बचाना है, ख़त्म होने से अगर हमको बचाना है, उसको प्रिवेंट करना है, तो कब प्रिवेंट हो पाएगी? जब हम एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करेंगे, हम उनका यूज़ करना कम करेंगे, तभी जाके नेचुरल रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगी बेटा। उसके बाद में टू मेंटेन बैलेंस इन नेचर, अगर हमको नेचर में बैलेंस मेंटेन करके रखना है तो भी एनवायरमेंटल कंजर्वेशन करना ज़रूरी है। उसके बाद में टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, अगर हम इसी तरीके से एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते रहे तो जो अलग अलग लाइफ फॉर्म्स अर्थ पे प्रेजेंट है बेटा, कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएंगी, क्योंकि उनका जो नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं वो पॉल्यूटेड हो जाएगा, तो वो रह नहीं पाएंगे, तो बायोडाइवर्सिटी मेंटेन नहीं हो पाएगी। उसके लिए भी एनवायरनमेंट कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में टू प्रिवेंट इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड पोल्यूशन, जो ग्लोबल वार्मिंग और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है ना, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं बेटा, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जिसके वजह से हमको सांस लेने में भी तकलीफ देखने को मिलती है। तो जैसे देखो अभी लॉकडाउन हो गया था तो वहाँ पे बहुत जगहों पे बहुत अमाउंट में पॉल्यूशन कम हो गया था बेटा, है ना। तो इस तरीके से अगर हम केयरफुल टास्क करें और एनवायरनमेंट को बचाने के प्रति अपने कदम बढ़ाए तो हम पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। उसके बाद में जो नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रॉब्लम्स आ रही है उनको ख़त्म करने के लिए आर्टिफिशियल एंड मैनमेड प्रॉब्लम्स वगैरह जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में टू प्रिवेंट एनवायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंट को जो नुकसान हो रहा है उसको बचाव करने के लिए, उससे बचाव करने के लिए भी हमको एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, अच्छे से देखभाल हमको एनवायरमेंट की करनी पड़ेगी बेटा, है ना। अब ये हो गई नीड ऑफ कंजर्वेशन। अभी हम देखते हैं कि एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में ह्यूमन बींग्स का ही सबसे बड़ा रोल क्यों है, क्यों सबसे बड़ा रोल ह्यूमन बींग्स का है। तो हमको पता है जब अर्थ बना तो अर्थ पे जब कंडीशन सुटेबल हुई तो वहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहने के लिए, मतलब ह्यूमन बींग्स का वहाँ पे इवोल्यूशन हुआ या ह्यूमन बींग्स टुक प्लेस, है ना। उसके बाद में क्या होगा, ह्यूमन बींग्स जैसे ही अर्थ पे आए उसके बाद क्या हुआ, ह्यूमन बींग्स ने नेचुरल रिसोर्सेज अर्थ के नेचर को, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करना चालू किया। उन्होंने दे एस्टैब्लिश्ड डोमिनेशन ओवर नेचर, यानी अर्थ पे बहुत सारे अलग अलग एनिमल्स प्लांट्स प्रेजेंट थे, लेकिन क्योंकि ह्यूमन बींग्स के पास में इंटेलिजेंस, वो बुद्धि थी, उसके पास में मेमोरी थी, उसके पास में स्किल थी, है ना, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होने की वजह से उसने क्या किया, नेचर के ऊपर में अपना डोमिनेशन यानी अपना वर्चस्व साबित किया कि मैं सबसे ऊंचे दर्जे का ऑर्गेनिज्म हूँ जो अर्थ पे रह रहा है। तो उसने डोमिनेशन एस्टैब्लिश किया और उसने धड़ल्ले से नेचुरल रिसोर्सेज, बिना रोक टोक नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ करना चालू किया। किस चीज़ के लिए बेटा, he started using natural resources, he started using natural resources to satisfy his life, अपनी लाइफ की क्वालिटी बढ़ाने के लिए, यानी मैं पूरे ऐशो आराम से रहना चाहिए, ये थॉट के साथ ह्यूमन बीइंग ने क्या किया, नेचुरल रिसोर्सेज को बिना रोक टोक यूज़ करना चालू किया, है ना। महात्मा गांधी ने बोला था कि अर्थ इज सफिशिएंट टू फुलफिल एवरीवन्स रिक्वायरमेंट्स, सबकी ज़रूरत अर्थ पूरी कर सकती है, मदर नेचर पूरी कर सकती है, लेकिन किसी का लालच, किसी की ग्रीड वो पूरी नहीं कर सकती है। तो ह्यूमन बीइंग ने वही किया, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता गया, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ती चली गई बेटा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ह्यूमन डिस्टर्ब्ड एनवायरमेंटल बैलेंस,
ह्यूमन ने क्या किया, एनवायरनमेंट का बैलेंस डिस्टर्ब कर दिया, जिसका रिजल्ट आज हमको देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ चुकी है, पॉल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग, एनिमल्स खत्म होते जा रहे हैं, प्लांट की स्पीशीज़, ठीक है, बर्ड्स की स्पीशीज़ खत्म होते जा रही है। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा रोल है ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि ह्यूमन बीइंग ने ही उनकी जो नेचुरल एनवायरनमेंट थी उसको ख़राब कर दिया बेटा। अब मुझे बताओ तो ह्यूमन बीइंग का रोल कितना क्रूशियल सॉरी ह्यूमन बीइंग का रोल कितना ज़्यादा क्रूशियल हो गया है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में। जब ह्यूमन बीइंग ने सारी चीज़ें बिगाड़ी है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है बेटा? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ह्यूमन बीइंग की ही है कि वो सारी चीज़ें फिर से रिस्टोर करे, यानी फिर से बैक टू नॉर्मल लेके आए, एनवायरनमेंट को कंजर्व करे, क्वालिटी ऑफ नेचर को इम्प्रूव करे। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है बेटा? ह्यूमन बीइंग्स की है। बहुत से ह्यूमन बीइंग्स हैं, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो सारी चीज़ें करने से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, वो अननोइंगली नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वहाँ पे अवेयरनेस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है बेटा। उनको अवगत कराना पड़ेगा कि आपकी ये जो एक्टिविटीज़ है, जैसे कोई लोग होते हैं घर में कचरा वगैरह जो है वो घर पे ही जलाते हैं, बट हमको पता है ऐसे गार्बेज को बर्न करने से वहाँ पे एयर पोल्यूशन होगा, और एयर पोल्यूशन कोई भी तरीके का पोल्यूशन होगा तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा बेटा। सो ये सारी उन लोगों को चीज़ें पता नहीं होती है, तो ये हमारा काम है, जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको इस बारे में पता है, उनका काम है कि बाकी लोगों को इससे अवेयर कराए, जागृत कराए, ताकि जो बिना जाने, बिना सोचे समझे या बिना इंटेंशन से एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो भी नुकसान बेटा बंद हो जाए, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर सब सोचने समझने के बाद भी ऐसे एक्टिविटीज़ करते हैं जिससे नुकसान पहुंचता है एनवायरनमेंट को। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ लॉज बनाए हैं। जब तक कानून कायदे नहीं होंगे लोग सुधरेंगे नहीं, है ना। सो क्या लॉज बनाए हैं? देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, एक एक्ट है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। वो एक्ट क्या बोलता है कि जो भी एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर आता है, जो भी एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर में आता है, वो एरिया दूसरे किसी काम के लिए, चाहे माइनिंग हो या एग्रीकल्चर हो, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के लिए नहीं यूज़ किया जा सकता। मतलब जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पे फॉरेस्ट ही रहेगा, और इफ़ कोई अगर ये लॉ का उल्लंघन करता है, ऐसा नहीं होने दे रहा है, वो कुछ ये लॉ को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो क्या होगा, उसको 15 दिन की जेल भी वहाँ पर हो सकती है बेटा। उसके बाद में दूसरा है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। एनवायरनमेंट कंजर्वेशन एक्ट है फॉर कंट्रोलिंग द पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और पनिश द पर्सन्स जो पोल्यूशन कर रहे हैं, या कोई इंडस्ट्रीज भी होती है बेटा जो पोल्यूशन करती है, तो वहाँ पे उन्होंने लिमिट दे के रखी है कि कोई भी इंडस्ट्री इससे ज़्यादा केमिकल्स रिलीज नहीं कर सकती, ऐसी लिमिट उन्होंने दे के रखी है। और अगर कोई इस लॉ का पालन नहीं कर रहा है, लॉ का उल्लंघन कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको बेटा 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है, ठीक है। ये सारा उसको पनिशमेंट मिल सकती है। इसके लिए देखो गवर्नमेंट ने 2010 में एक ट्राइब्यूनल, मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल भी बनाया है जो देखरेख करते हैं कि ये लॉज हर जगह फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उसके बाद में है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऐसी लॉज है जिसके जरिए वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाता है। उसमें देखो क्लॉज 49 है, ये लॉ में एक क्लॉज है 49 है जो बोलता है कि ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स इज बैंड। रेयर एनिमल्स मतलब जो ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, जिनका नंबर कम है, ऐसे एनिमल्स की ट्रेडिंग यानी ऐसे एनिमल्स का व्यापार, खरीदना, बेचना, ये बैंड है, ये आप नहीं कर सकते हो। इफ़ किया तो आपको सज़ा होगी, जेल होगी, फाइन भी लग सकता है ना। 49B आर्टिकल क्या बोलता है, जो आर्टिकल्स ऐसे कोई भी चीज़ें जो स्किन या ऑर्गन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स से बनाई जाती है वो भी बैंड है बेटा। यानी कोई भी आर्टिकल जो किससे बनाया जा रहा है, किसी वाइल्ड एनिमल के ऑर्गन या स्किन से बनाया जा रहा है, तो वो भी कैसा है, वो भी बैंड है। और 49C जो है वो बोलता है कि डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक ऑफ आर्टिफैक्ट्स मेड फ्रॉम रेयर वाइल्ड एनिमल्स इज कंपल्सरी। मतलब कोई आर्टिफैक्ट है, आर्टिफैक्ट मतलब कोई भी ऐसी सजावट की चीज़ें वगैरह होती है ना जो किससे बनी है,
जो वाइल्ड एनिमल्स, वो भी रेयर वाइल्ड एनिमल्स जो बहुत कम मिलते हैं, ऐसे वाइल्ड एनिमल्स से अगर कोई चीज़ें बनी हैं तो वो चीज़ों पे डिस्क्लोजर होना चाहिए, यानी वहाँ पे लिखा होना चाहिए कि ये चीज़ जो है ये वाइल्ड एनिमल से बनी हुई है। समझ में आ रहा है? डिस्क्लोजर यानी वो वहाँ पे क्लियरली बताया होना चाहिए कि ये वाली जो चीज़ है ये एनिमल से बनी हुई है। 49A क्या बोल रहे हैं? रेयर एनिमल का आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो। बी क्या बोल रहे हैं? उनके ऑर्गन से आप कोई चीज़ बना नहीं सकते हो। और सी बोल रहा है कि इफ़ कोई आर्टिफैक्ट्स बनाए हैं तो वहाँ पे डिस्क्लोजर करना है, यानी बताना ज़रूरी है कि ये एनिमल से ये चीज़ बनाई गई है। इसका मतलब क्या होगा? जो लोग नहीं चाहते कि वह एनिमल से बनी हुई कोई चीज़ें खरीदे तो वो वहाँ पे प्रिवेंट हो सकता है। बेटा समझ में आया? इस तरीके से बहुत सारे लॉज बनाए गए हैं जिसके थ्रू इंश्योर किया जाता है कि लोग एनवायरनमेंट का कंजर्वेशन कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को पोल्यूट नहीं कर रहे हैं ना। इंडस्ट्रीज जो होती है बहुत अमाउंट में पोल्यूशन क्रिएट करती है बेटा, तो वहाँ भी फिक्स कर दिया जाता है कि आप इतने अमाउंट में ही पोल्यूटेंट्स रिलीज कर सकते हो, इससे ज़्यादा पोल्यूटेंट्स आप रिलीज नहीं कर सकते। और कोई इंडस्ट्री फिर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट्स यानी पोल्यूशन कॉजिंग एजेंट्स रिलीज कर रही है तो वहाँ उसको 5 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए तक फाइन भी भरना पड़ सकता है बेटा। तो ये समझ में आया सभी को? ये समझ में आया? ऐसे सारे लॉज है। इसके बाद में आपको एक स्टोरी दी हुई है पेज नंबर 42 पे, जो आप रीड ले लेना। मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बताती हूँ। स्टोरी दी हुई है बेटा जादव मोलाई पेयांग की। जादव मोलाई पेयांग ये कहाँ के है? ही लिव्ड इन आसाम, वो आसाम में रहते हैं। और उन्होंने क्या किया देखो, वंस लार्ज नंबर ऑफ स्नेक्स डाइड इन फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर जो थी, वहाँ पे बहुत फ्लड आया और वहाँ पे स्नेक्स की डेथ हो गई। तो उन्होंने एक प्रिजर्वेटिव मेजर में क्या किया, उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सम 20 बैम्बू के प्लांटलेट्स लगाए, 20 बैम्बू के प्लांटलेट्स उन्होंने लगाए। और फिर क्या हुआ ना वहाँ पे बेटा 1979 में एक फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट जो था वहाँ का, 1979 में वो डिपार्टमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जो प्रोजेक्ट के तहत उनको 20 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड में क्या करना था, पेड़ लगाने थे। अफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट यानी पेड़ लगाना था। कहाँ पे? 200 हेक्टेयर ऑफ लैंड में। लेकिन जब वो 200 हेक्टेयर वाला हेक्टेयर में पेड़ लगा के पूरे भी हो गए तो भी ये जो थे ना मोलाई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये काम जारी रखा। ये काम उन्होंने जारी रखा आगे भी कई सालों तक, ठीक है। ये काम उन्होंने 30 इयर्स तक जारी रखा और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उन्होंने 1360 एकर्स में फॉरेस्ट खड़ा कर दिया। 200 हेक्टेयर खत्म होने के बाद वो रुके नहीं, उन्होंने प्लांटेशन चालू ही रखा, प्लांटेशन चालू ही रखा। और उसका रिजल्ट ऐसा हुआ कि वहाँ पे 1360 एकड़ का फॉरेस्ट तैयार हो गया, यानी। और उसी को मोलाई जंगल ये नाम से भी जाना जाता है, मोलाई जंगल इस नाम से जाना जाता है। और इस काम के लिए उनको पद्मश्री ये अवार्ड भी दिया गया, ठीक है। आसाम में है बेटा ये, उनको पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया। मतलब क्या बोल रहा है, अ सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइंड कैन एस्टैब्लिश अ फॉरेस्ट। मतलब एक इंसान ने इतना बड़ा फॉरेस्ट तैयार कर दिया, तो हम सब लोग मिलकर अगर छोटे छोटे एफर्ट्स भी करें तो हम एनवायरनमेंट को बिल्कुल प्रिजर्व कर सकते हैं बेटा, बिल्कुल प्रिजर्व कर सकते हैं। आप अपने लेवल पे छोटा काम क्या कर सकते हैं, आप बहुत छोटा काम ऐसा कर सकते हैं बेटा कि आप जो प्लास्टिक की वाटर बॉटल्स यूज़ करते हैं, आप जो प्लास्टिक के टिफ़िन यूज़ करते हैं वो यूज़ करना बंद कर दो। क्या होगा, वो प्लास्टिक के टिफ़िन आपको बार बार खरीदने पड़ेंगे और प्लास्टिक ज़्यादा जनरेट होता जाएगा। प्लास्टिक जब ज़्यादा जनरेट होगा तो वो डिग्रेड नहीं होता है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। उसकी जगह अगर आप मेटल की बॉटल्स यूज़ करते हो या आप मेटल के स्टील के टिफ़िन यूज़ करते हो तो उससे कोई नुकसान नहीं है, उस स्टील को पिघला के फिर से दूसरे यूटेंसिल्स बनाए जा सकते हैं बेटा। यानी हम अपने लेवल पे भी छोटे छोटे काम कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को कंजर्व प्रिजर्व करके रख सकते हैं। एक इंसान फॉरेस्ट लगा सकता है तो हम ऐसे छोटे छोटे काम तो कर ही सकते हैं बेटा, है ना। ये सारा टॉपिक हमने आज देखा। नीड फॉर कंजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, किस तरीके से हम कंजर्वेशन कर सकते हैं, ह्यूमन का क्या रोल है, ह्यूमन ने बिगाड़ा है तो सुधारना भी ह्यूमन को ही पड़ेगा, और क्या क्या लॉज वहाँ पे बने हुए हैं एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए। ये सारी चीज़ हमने आज देखी। इस पर जो भी क्वेश्चंस है वो अच्छे से आप लिख लेंगे नोट्स में, एक्सरसाइज के भी, और प्रिपेयर कर लेंगे बेटा। इतना आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करेंगे और आगे का हम देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपको इतना जो भी पढ़ा है हमने पूरा प्रिपेयर कर लेना है। ओके, थैंक यू।